नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। आज की बड़ी बहस दो अलग अलग लेकिन उतनी ही अहम तस्वीरों की इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ फ्रांस में चल रहा G7 शिखर सम्मेलन, जहां वैश्विक कूटनीति के बड़े फैसलों की पटकथा लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ पटना का कोचिंग विवाद, जो अब सिर्फ शिक्षा का मामला नहीं बल्कि हत्या, साजिश और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग तक पहुंच चुका है। पहली तस्वीर जो है आपके सामने, जहां फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात होने जा रही है। और यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा ने वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा समीकरणों को हिला दिया है। उधर भारत में पटना का कोचिंग विवाद अब एक गंभीर मोड़ पर है, जहां रोशन आनंद अपने भाई प्रिंस की मौत को साजिश बता रहे हैं, जबकि खान सर और उनके सहयोगी कानूनी जांच के घेरे में आ गए हैं। नेपाल में हुई संदिग्ध मौत ने इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दो अलग खबरें हैं या फिर इनके पीछे सत्ता, राजनीति और प्रभाव का कोई बड़ा खेल छिपा है। आज के महुआ विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों खबर के आखिर मायने क्या है, और विश्लेषण करके इनकी एक एक परत खोलकर आपको दिखाएंगे। चलिए पहली खबर का रुख करते जा। दुनिया की नज़र इस वक्त फ्रांस में हो रही G7 शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है, जहां वैश्विक राजनीति, ऊर्जा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कई बड़े फैसले आकार ले सकते हैं। और इसी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और एक बार फिर भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर दुनिया के सामने अपनी बात रखने जा रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इमैनुअल मैक्रो, मार्की कार्नी, केर स्टैमर और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से जो है वो हुई। इस दौरान उनके साथ साथ तमाम वैश्विक नेता भी इस दौरान मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप को लेकर है और उनकी बैठक को लेकर है कि आखिर जो 16 महीने का ये जो गैप रहा है दोनों देशों के रिश्ते में, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब मुलाकात किए थे, उसके अब 16 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ इस दौरान बैठक में होगी, किन रणनीतियों पर चर्चा होगी, इस पर वैश्विक नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ग्लोबल लीडर्स है दोनों वैश्विक नेता हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं। और ऐसे में जब दोनों चेहरे एक साथ मिलेंगे तो लोगों के बीच यही चर्चा है कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और इन बैठक के आखिर मायने क्या कुछ होंगे। आपको बता दें कि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, ना तो भारत G7 का सदस्य है, लेकिन फिर भी भारत G7 के शिखर सम्मेलन में नेतृत्व कर रहा है और वहाँ पर मुलाकात ट्रंप से हो रही है, जिसके कई मायने देखे जा रहे हैं। ऐसे में खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें और जानने की कोशिश करें तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात में क्या होगा खास, क्योंकि सबकी निगाहें इस समय इन्हीं मुलाकात पर टिकी हुई है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जब मुलाकात करेंगे तो क्या कुछ खास होगा। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा मिलेगी। क्या भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ दिनों से संबंध खराब हुई थी, क्या उन खराब संबंधों को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या अमेरिका ईरान शांति समझौते पर होगी अहम चर्चा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार दावे कर चुके हैं, जेडी वेंस ने भी दावा कर चुके हैं कि जो है सहमति दोनों के देशों के बीच बन गई है, लेकिन फिर भी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में क्या अमेरिका ईरान शांति समझौते पर भी चर्चा होगी, अहम सवाल खड़ा होता है। साथ ही सवाल ये भी कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत किन मुद्दों को उठाएगा, ये अब देखना दिलचस्प होगा। आखिर भारत किन मुद्दों को शिखर सम्मेलन में उठाएगा, और खासकर जब ईरान अमेरिका युद्ध की बात होती है तो आखिर भारत की जो नीति रही है शांति की, समझौते की, क्या वो नीति भारत जो है G7 के शिखर सम्मेलन में
उन्हीं नीतियों पर भारत केंद्रित रहेगा। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि क्या ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती देंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी कि क्या अमेरिका ईरान डील की पूरी डिटेल्स दुनिया के सामने आएगी, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं, अब तक अमेरिका कई बार दावा कर चुका है कि अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है, लोग जा सकते हैं, पेट्रोल ईंधन हम ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या अब जो ये डील होने वाली है अमेरिका ईरान के बीच में, क्या इनकी पूरी डिटेल्स दुनिया के सामने आएगी। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या यह मुलाकात वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालेगी, क्योंकि जब से दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, तब से पूरा विश्व ऊर्जा ईंधन के संकट से जूझ रहा है और इसी के चलते महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालेगी या फिर नहीं। ये इन पूरे जो है सवालों का जवाब हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको हम खबर का इतिहास बताते हैं कि आखिर खबर का इतिहास क्या कुछ कहता है। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो G7 शिखर सम्मेलन दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का सबसे प्रभावशाली मंच माना जाता है। इसकी शुरुआत 1975 में वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर समन्वय के उद्देश्य से हुई थी। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसकी बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक ताकत के कारण उसे लगातार विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता रहा है। और उनकी ताकत की वजह से हम मान सकते हैं कि भारत की ताकत और कूटनीतिक बढ़त की वजह से जो है भारत G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 से लगातार G7 बैठकों में हिस्सा लिया है और 2026 में यह उनकी लगातार 7वीं भागीदारी होगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी G7 की इस बैठक में जो है 7वीं बार भागीदारी करेंगे और पहली बार उन्होंने 2019 में किया था, जो कि इतिहास है, और अब 2026 में करने जा रहे हैं, जो कि उनकी लगातार 7वीं बार है। वहीं अगर हम और इतिहास में जाए तो भारत को अब ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज़ के रूप में देखा जाता है। इसलिए G7 देशों के लिए भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंधों का इतिहास भी काफ़ी चर्चित रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, इंडो पैसिफिक रणनीति और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत किया था और उन्होंने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई थी। साथ ही हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े आयोजन दोनों देशों के करीबी साझेदारी के प्रतीक बने हैं और हमने इतिहास में देखा है कि किस तरीके से हाउडी मोदी जो है वो इवेंट रखा जाता है, यानी कि मोदी जी आप कैसे हैं। साथ ही जब ट्रंप भारत आता है तो नमस्ते ट्रंप जैसे जो है वो बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच करीबी साझेदारी दिखती है। इस बार G7 बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई है, यानी कि कहा जा रहा है कि अब युद्ध विराम हो गया है, अब शांति हो गई है, शांति अब बहाल हो गई है। लेकिन इस दृष्टि से जो है G7 बैठक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं इसलिए दुनिया की नज़र मोदी ट्रंप मुलाकात पर भी है, जहां वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, हॉर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में चलिए अब हम खबर के दूसरे पहलू पर चलते हैं और आपको पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो दिखाते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे देखो तो G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े वैश्विक और रणनीतिक समीकरण छिपे हैं। सबसे बड़ा कारण हाल ही में घोषित अमेरिका ईरान शांति समझौता है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस समझौते की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए G7 के कई नेता इसके प्रभाव और शर्तों को समझना चाहते हैं। भारत के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिरता आती है तो वैश्विक तेल बाजार और आपूर्ति श्रृंखला पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।
भारत इस विषय पर अपनी चिंताओं और हितों को मजबूती से रख सकता है। दूसरी ओर रक्षा सहयोग, व्यापार, तकनीक, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी वार्ता के केंद्र में रह सकते हैं। यानी कि इन मुद्दों पर भी G7 की इस बैठक में चर्चा हो सकती है, बातें हो सकती है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, तकनीकी, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं G7 मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में उसकी स्वीकार्यता भी चर्चा का अहम पहलू है। यानी पर्दे के पीछे सिर्फ मोदी ट्रंप मुलाकात नहीं, बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन, पश्चिम एशिया की स्थिरता और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका जैसे कई बड़े समीकरण काम कर रहे हैं। और उन्हीं का जो है कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर G7 में क्या कुछ हुआ है। लेकिन आपको बताते हैं खबर का पोस्टमार्टम करके कि आखिर इसकी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। और अगर हम पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट देखें तो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात को केवल एक नियमित द्विपक्षीय बैठक के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा ने वैश्विक राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। खबर का पहला बड़ा बिंदु यह है कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, G7 का सदस्य ना होने के बावजूद भारत को लगातार आमंत्रित किया जाना इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 7वीं बार G7 में शामिल होना भी इसी प्रभाव को दर्शाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यदि अमेरिका ईरान समझौते से क्षेत्र में स्थिरता आती है तो इसका सीधा असर भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों को मिल सकता है। तीसरा पहलू है कूटनीतिक संदेश का। प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप, इमानुएल मैक्रो, केयर स्टार्मर और अलग अलग वैश्विक नेताओं से जो मुलाकातें हुई है, यह दिखाती है कि भारत वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी चाहता है। कुल मिलाकर यह खबर सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करते हुए भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का संकेत देने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना है। और ये घटना जो है वो कई मायनों में अहम हो जाती है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पटना के कोचिंग गलियारों से निकली एक लड़ाई अब हत्या, साजिश और हाई प्रोफाइल जांच की मांग तक पहुंच चुकी है। एक तरफ है ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद, जो खुले तौर पर खान सर पर अपने भाई प्रिंस आनंद की हत्या करवाने का आरोप लगा रहे। दूसरी तरफ है खान सर, जिनके गार्ड फायरिंग मामले में जेल में हैं, जिनकी अग्रिम जमानत पर अदालत में सुनवाई चल रही है। मामला तब और उलझ गया जब फायरिंग कांड के आरोपी और रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नेपाल पुलिस ने 5 दोस्तों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और मोबाइल और अलग अलग सामान जब्त किए गए, लेकिन मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। रोशन आनंद का आरोप है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियां अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। सवाल यह भी है कि आखिर कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा, हिंसा और मौत तक कैसे पहुंच गई है। आज हम इसी पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हाई प्रोफाइल विवाद का असली सच क्या है। चलिए पहले आपको हम खबर के अगले पहलू पर लेके चलते हैं और खबर से क्या कुछ सवाल बनता है आपको वो दिखाते हैं। अगर हम खबर से सवाल देखें तो सवाल यह है कि क्या प्रिंस आनंद की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। सवाल यह भी निकलता है कि रोशन आनंद द्वारा खान सर पर लगाए गए आरोपों का आधार क्या है। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी है कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि लगातार सीबीआई से जांच कराए जाने की मांगे हो रही है। खबर से सवाल यह भी है कि नेपाल पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या तथ्य सामने आए हैं। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी और महत्वपूर्ण सवाल भी है ये
कि प्रिंस की आंख के ऊपर चोट का निशान कैसे आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये आकस्मिक निधन है। तो आखिर प्रिंस की आंख के ऊपर चोट का निशान कैसे आया? खबर से सवाल यह भी कि फायरिंग मामले में खान सर के गार्ड्स की क्या भूमिका थी, क्योंकि बयान बदले हैं इस पे। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी कि खान सर की अग्रिम जमानत पर 20 जून की सुनवाई कितनी अहम होगी, क्योंकि अगली सुनवाई 20 जून को होनी है। ऐसे में इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाशें, लेकिन उससे पहले हम आपको खबर का इतिहास दिखाते हैं। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो पटना के कोचिंग बाजार में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद और खान जीएस रिसर्च सेंटर के संचालक खान सर के बीच प्रतिस्पर्धा लंबे समय से चर्चा में रही है। यह विवाद उस समय बड़ा हो गया जब 2 जून 2026 को खान सर के संस्थान के बाहर पथराव, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना के बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया, जबकि खान सर और उनके सुरक्षा गार्डों की भूमिका को लेकर भी जांच शुरू हुई। बाद में रोशन आनंद को जमानत मिल गई। इसी बीच मामले में नामजद रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद नेपाल चले गए, जहां एक होटल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रिंस के मौत के बाद रोशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिली और उसके बाद मौत के बाद विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की हत्या एक साजिश के तहत कराई गई है और इसके पीछे खान सर और अलग अलग लोगों की भूमिका है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। दूसरी ओर नेपाल पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन, दवाइयों और अलग अलग साक्ष्यों की जांच की जा रही है। फिलहाल मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और कई महत्वपूर्ण सुनवाई 20 जून को प्रस्तावित है। ऐसे में अब हम आपको खबर की दूसरी परत में लेके चलते हैं और आपको पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो बताते हैं। अगर पर्दे के पीछे देखें तो पटना के चर्चित खान सर रोशन आनंद विवाद की कहानी केवल 2 कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि अब यह कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन चुकी है। वर्षों से छात्रों और रिजल्ट को लेकर दोनों संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा की चर्चा होती रही है, लेकिन 2 जून को हुई हिंसा, पथराव और कथित फायरिंग ने इस विवाद को खुलकर सामने ला दिया। इसके बाद रोशन आनंद की गिरफ्तारी, खान सर के गार्ड्स पर कार्रवाई और फिर नेपाल में रोशन के भाई प्रिंस आनंद की संदिग्ध मौत, इसने इस मामले को और उलझा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रिंस की मौत महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? रोशन आनंद सीधे तौर पर हत्या का आरोप खान सर पर लगा रहे हैं, जबकि जांच एजेंसियां अभी साक्ष्य जुटाने में लगी है। नेपाल पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन, दवाइयों और दोस्तों से पूछताछ किए जाने की जो है वो बात कही है और लगातार पूछताछ की जा रही है, जिससे साफ है कि मौत की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। दूसरी ओर खान सर के खिलाफ लगे आरोप अभी केवल आरोप है, जिनकी पुष्टि जांच और अदालत की प्रक्रिया से हो सकती है, यानी कि जांच और अदालती प्रक्रिया के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल पर्दे के पीछे का सच क्या है, इसका जवाब जांच एजेंसियों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, अदालत की कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। तब तक यह मामला कई सवाल छोड़ रहा है, लेकिन जवाब अब भी बाकी है कि आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई। चलिए अब हम आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें और रिपोर्ट जानने की कोशिश करें तो पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में अब 3 अलग अलग परतें दिखाई दे रही है। पहली परत है 2 जून को हुई हिंसा, पथराव और कथित फायरिंग की, जिसमें 2 बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच की प्रतिद्वंद्विता को सार्वजनिक कर दिया है। दूसरी परत है कानूनी लड़ाई, जिसमें एक पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी, जमानत याचिका और अदालत में चल रही सुनवाई शामिल है। तीसरी और सबसे संवेदनशील परत है प्रिंस आनंद की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोचिंग संस्थानों के बीच कारोबारी प्रतिस्पर्धा अब आपराधिक आरोपों तक पहुंच चुकी है। रोशन आनंद सीधे तौर पर हत्या के साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन आरोपों की पुष्टि किसी जांच एजेंसी ने नहीं की है। दूसरी ओर नेपाल पुलिस की जांच यह तय करेगी कि प्रिंस की मौत का वास्तविक कारण क्या था।
मामले में जो है कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। जो आंखों के ऊपर चोट का निशान है वो आखिर कैसे आया, दोस्तों की भूमिका क्या थी और सीसीटीवी फुटेज से क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि फायरिंग मामले में कार्रवाई का दायरा किन किन लोगों तक पहुंचेगा। फिलहाल ये मामला आरोप प्रत्यारोप और जांच के बीच खड़ा है। अंतिम सच अदालत, पुलिस जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर रोशन आनंद की मौत कैसे हुई है और इसके पीछे क्या कोई साजिश है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।